हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पहले दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल फ्री प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर के PDF फाइल जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आपको वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ने को मिलेगा। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, हंसाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि हंसाने वाली गैस का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हंसाने वाली जो गैस है इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि हंसाने वाली जो गैस है वो कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको सूंघने से व्यक्ति क्या होता है, हंसने लगता है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों आपका अगला कि होम्योपैथी के जन्मदाता कौन थे। होम्योपैथी के जो जन्मदाता थे दोस्तों ये कौन थे, हेनी मैन। इनका नाम क्या था दोस्तों, हेनी मैन, जो कि होम्योपैथी के जन्मदाता थे। क्लियर दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्रमांक 3, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। दोस्तों ऑक्सीजन के समस्थानिक वो कितने हैं, 3 है। क्लियर है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके समस्थानिकों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 3 है। क्लियर दोस्तों, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्रमांक 4, सिनेबार किसका अयस्क है। दोस्तों सिनेबार किसका अयस्क है, पारे का। पारा एक दोस्तों धातु होती है जो कि द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि एकमात्र ऐसी धातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सी धातु है दोस्तों, वो पारा। क्लियर है, पारा एक क्या है दोस्तों, धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी धातु है दोस्तों जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो सिनेबार है दोस्तों ये किसका अयस्क है, इसी पारा धातु का अयस्क है। क्लियर दोस्तों, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 5वां कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। क्लियर दोस्तों, प्रश्न आपका है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टेकोफेराल। क्लियर है, विटामिन ए, बी, सी और डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, देखते हैं किस किस का आंसर आता है दोस्तों। विटामिन ए, बी, सी और डी का जो रासायनिक नाम क्या है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्लियर है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, टेकोफेराल। ठीक, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्रमांक 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मानवीय श्रव्य सीमा कितनी होती है। जो मानव की सुनने की क्षमता होती है कितनी होती है दोस्तों, 30 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को वो सुन सकता है। क्लियर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7वां दोस्तों आपका बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, ये सदाबहार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो टेलीफोन का आविष्कार किया था ये किसने किया था, ग्राहम बेल ने। और कब किया था दोस्तों, ये सन 1876 में। ठीक है, सन कम पूछा गया है लेकिन इनका नाम ज़्यादा पूछा गया है कि टेलीफोन का जो आविष्कार था वो किसने किया था दोस्तों, ग्राहम बेल ने किया था। लेकिन आपको इसके साथ में दोस्तों सन भी याद रखना है कि कब किया था इसका आविष्कार, 1876 में। क्लियर है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्रमांक 8वां, किस भारतीय मूल निवासी वैज्ञानिक को जेनेटिक कोड पर उल्लेखनीय शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। इनको जेनेटिक कोड पर उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया था। क्या नाम था इनका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्रमांक 9, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो दोस्तों जो घेंगा रोग होता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है,
थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाती है इसके कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेंगा रोग। क्लियर है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन एक प्रकार के क्या होते हैं। जो विटामिन होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्या होते हैं विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11वां, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज का आपका, कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, काहे के लिए किया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए, यानी कि हिंदी में से बोले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। दोस्तों इसको कब प्रदान किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को ये नोबेल पुरस्कार, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इन्हें ये नोबेल पुरस्कार कब मिला था। क्लियर है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कि लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों लोहे में जंग लगना जो उदाहरण है कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण। ठीक है, लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। क्लियर है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13वां हमारा है कि भारहीनता की स्थिति कब होती है। भारहीनता की दोस्तों स्थिति कब होती है, जब गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। ऐसे स्थान पर जहां आप चले जाएं कि जहां पर क्या हो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण शून्य हो, वहां पर आपका भार क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितने किलोवाट प्रति घंटा होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 746 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर दोस्तों, याद रखना है आपको कि एक अश्वशक्ति बराबर कितने किलोवाट प्रति घंटा, तो क्या होगा दोस्तों 746 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, यूनिट भी आपको साथ में ध्यान रखनी दोस्तों, कई बार होता है अलग कि यूनिट दूसरी पूछ ली जाती है। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है दोस्तों आपका, अग्निशमन यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कि अग्निशमन यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CO2। ठीक है, कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है अग्निशमन यंत्र में, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, कि पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है। दोस्तों पीएच पाठ्यांक होता है, वो क्या दर्शाता है, ये किसी भी, क्या है दोस्तों एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को दर्शाता है। जो पीएच मूल्यांक होता है दोस्तों, पाठ्यांक होता है, ये काय को दर्शाता है, किसी भी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को दर्शाता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, 7 से कम अगर किसी का पीएच मान है तो वो क्या होता है दोस्तों, अम्लीय होता है, और 7 से अधिक किसी का पीएच मान है तो वो क्या होता है दोस्तों, क्षारीय होता है। क्लियर है, और 7 किसी का अगर पीएच मान है दोस्तों तो वो कैसा होता है, उदासीन होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, इसलिए जल कैसा है दोस्तों, उदासीन है। आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। मैं आपको बता दूं, रक्त की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, लेकिन उसका जो पीएच मान है वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो पीएच मान है दोस्तों वो कितना होता है। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका अगला 17वां, कि पोलियो का वायरस किससे शरीर में प्रवेश करता है या किसके द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों पोलियो का जो वायरस होता है ये दूषित भोजन तथा दूषित जल के माध्यम से दोस्तों शरीर में प्रवेश करता है। काय का वायरस है दोस्तों, पोलियो का वायरस काय के द्वारा प्रवेश करता है, दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, पोलियो का वायरस किसके द्वारा, फिर से वही प्रश्न आ गया दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 दोस्तों आपका, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत देता है। दोस्तों वायुदाब मापी जो होती है उसकी रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आ जाए, उसका पारा अगर नीचे की ओर गिरने लगे तो वो किसका संकेत है, या एकदम से दोस्तों नीचे गिर जाए तो वो किस बात का संकेत देता है कि मौसम जो होगा वो कैसा होगा, तूफानी होगा। क्लियर है, वायुदाब मापी की जो रीडिंग है अगर उसमें अचानक गिरावट हो जाए, उसका जो पारा है अचानक से नीचे गिरे तो क्या संकेत होता है दोस्तों कि मौसम कैसा होगा, तूफानी होगा। क्लियर है, अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 19, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न पर दोस्तों आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा तो इसका सन पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है।
प्रश्न है हमारा 19वां, भोपाल में किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी? उस गैस का नाम क्या था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था दोस्तों गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस के रिसाव से भोपाल में दोस्तों कई सारी मौतें हुई थी। आपको बताना दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके कि ये गैस रिसाव कौन से सन में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 20 आपका है, हाइड्रोजन बम बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम बनाने में जो विधि का प्रयोग किया जाता है कौन सी विधि होती है? नाभिकीय विखंडन। इस विधि का प्रयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 21, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? ध्वनि की जो प्रबलता की इकाई है दोस्तों ये क्या है? डेसिबल है, ठीक है। ध्वनि को काय में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 22, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? क्या कहलाती दोस्तों? चंद्रशेखर सीमा कहलाती। क्लियर है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से क्या होते हैं दोस्तों? ग्रसित होते हैं, ये क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 23, बहुत ही शानदार प्रश्न आज का, कि पारसेक इकाई है किसकी? जो पारसेक है इकाई की इकाई है दोस्तों, ये एक दूरी की इकाई, ठीक है। दूरी को पारसेक में भी मापा जाता है। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि पारसेक जो इकाई होती है किसकी होती है दोस्तों? दूरी की होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 24वां आज का हमारा, पीतल किन किन धातु का मिश्रण है? पीतल किन किन धातु का मिश्रण होता है दोस्तों? जस्ता और तांबा का। क्लियर है। पीतल जो होता है दोस्तों, पीतल धातु होती है, उसमें किस किस धातु का मिश्रण होता है? ये जो पीतल बना होता है दोस्तों, ये जस्ता और तांबा दोनों धातुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 25 आपका है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? क्लियर दोस्तों, क्या पूछा है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि जो चूना पत्थर होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है दोस्तों कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताइए, तो क्या होगा सूत्र? CaCO3। क्लियर है। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए, तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा दोस्तों? सूत्र वही होगा CaCO3। क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है किसका रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 26, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आविष्कार के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जल्द में आपके लिए लेके आने वाला हूं, उसमें सभी आविष्कारों के बारे में हम बात करेंगे कि किस चीज़ का आविष्कार किसने किया और कौन से सन में किया। क्लियर दोस्तों, तो अगला वीडियो आप देखना दोस्तों ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 26 अभी हमारा, कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों दूरबीन का जो आविष्कार किया था किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्लियर है। किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 27 आज का हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की दोस्तों खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक ने। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? सर जे थॉमसन ने। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? सर जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? गोल्ड स्टीन ने। किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी ये किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो आपको तीनों के खोजकर्ताओं के नाम दोस्तों पता होना चाहिए एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न क्योंकि पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ता के नाम। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 28 है दोस्तों आपका, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? दोस्तों पोलियो का जो टीका सबसे पहले तैयार किया था ये किसने किया था? जॉन्स साल्क ने। क्या नाम है दोस्तों इनका? जॉन्स साल्क, जिन्होंने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक दोस्तों 29 आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस उपयोग की जाती है? दोस्तों हरे फलों को जो कृत्रिम ढंग से
पकाने के लिए गैस उपयोग की जाती है। कौन सी गैस उपयोग की जाती है? एसीटिलीन। कौन सी गैस है दोस्तों? ये एसीटिलीन, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों? हरे फलों को पकाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 30 और आज का दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। दोस्तों हवाई जहाज में एक बॉक्स होता है, उसमें आपको बताना है, वो ब्लैक बॉक्स होता है, उसका नाम दोस्तों है ब्लैक बॉक्स, लेकिन वो कैसे रंग का होता है ये आपको बताना है। तो हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है दोस्तों कैसे रंग का होता है? ये नारंगी रंग का होता है, ठीक है। ये प्रश्न अगर दोस्तों एग्जाम में बनता है तो आपको पहले ही ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक, क्योंकि आप प्रश्न पढ़ोगे कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है और ऑप्शन में देखोगे ब्लैक, तो ब्लैक टिक करके आओगे और आपका आंसर दोस्तों गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हवाई जहाज के जो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है ये कैसा होता है? नारंगी होता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट करना है सभी लोगों को कि विद्युत बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? किसका बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट? पहला ऑप्शन है आपका नाइक्रोम का, दूसरा ऑप्शन है आपका तांबा का, तीसरा ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम का और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका टंगस्टन का, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों किस किस का आंसर आता है। दोस्तों आप इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको नंबर दे दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर दीजिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर का PDF फाइल दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे दोस्तों हमारे साइंस के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा करूँगा दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।